हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूपी पीसीएस के पीटी के क्वेश्चन पेपर की। इस तीसरे राउंड में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 72 नंबर के क्वेश्चन से। यूपी के ईयर बुक से आया हुआ है। 72 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। रामनगर गंगा परियोजना के माध्यम से सवाल पूछा है। राम गंगा परियोजना की विशेषताओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। बांध की लंबाई, जल विद्युत शक्ति उत्पादन, स्थिति और सिंचित क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन आपके मन में विचार दे रहा होगा कि आखिर कितने नहरों का नाम याद करेंगे और नहरों के नाम उनकी स्थिति के अलावा उनकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में कैसे याद रखा जाए। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं, अगर उनका कोई करंट न्यूज बनता है, जैसे उनकी उपलब्धियां, बजट का अलॉटमेंट, कोई नया चेंज या संधि समझौते हो रहे हैं, अखबारों में ये निकल रहा है, तो उनके ऊपर ध्यान रखें। सब पे नहीं, अखबार निरंतर पढ़ते रहें। कौन सा अखबार? लखनऊ एडिशन। अब ये दिल्ली में तो नहीं आएगा ना, बट जो लखनऊ एडिशन होते हैं, चाहे वो आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ ले। अंग्रेजी अखबार मैं इसलिए कहता हूं कि हिंदी के अखबारों में बहुत एग्जाम ओरिएंटेड काम की चीजें नहीं छपती हैं। फालतू की न्यूज या राजनीतिक मसले ज्यादा छपते हैं, बट अंग्रेजी अखबारों में छपते हैं। तो अंग्रेजी अखबार लखनऊ एडिशन में कम से कम 3 से 4 दिन अगर ये चीजें छपती हैं सर्वे रिपोर्ट पर, तो उसका ध्यान रखिए। मैं कतरन दिखा दूंगा कि पिछले साल लगातार 1 महीने तक यह न्यूज में रहा कि रामगंगा परियोजना ये। अब इसी के साथ साथ जितने भी सिंचाई परियोजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, अगर उत्तर प्रदेश के ईयर बुक मैं आपको खुद दिखा देता हूं। जो ईयर बुक आती है वो कमोबेश ऐसी होती है। 2024 की इंग्लिश में आ गई है, तो इसमें अगर इसका जिक्र मिलता है तो वो पीटी में जरूर सवाल आ सकता है। तो एक तो ईयर बुक में जिसका जिक्र हो, और दूसरा उसका उल्लेख विवरण समाचार पत्रों में सर्वे के रूप में निकले, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई बांध की लंबाई याद रखेगा, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है। विश्व के कुछ देशों में कृषिगत क्षेत्रों के संदर्भ पर विचार करिए। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है और मानसूनी होने के कारण ऐसे एकदम नॉर्मल सा सवाल है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि लगभग 73 से 75 नंबर के क्वेश्चन में विश्व भूगोल में भारत कहां कहां है। विश्व भूगोल में भारत का मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैश्विक भौगोलिक संरचना जो क्या है उसकी विशेषता जाननी है। भारत की भौगोलिक संरचना इनसे कैसे जुड़ा है। बात है पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा जो आपके कृषि क्षेत्र हैं और जो अपने आर्थिक क्षेत्र हैं, उनसे भारत का जुड़ाव कैसे है। अब कैसे कोई न्यूज बनती है अगर उनका ज्योग्राफिकल जुड़ाव है, वायुमंडलीय प्रभाव है, आर्थिक जनजीवन मतलब कृषि उत्पादन, खनिज से भारत कैसे प्रभावित हो रहा है। जैसे भारत के मिट्टी में सिलिकॉन मिल रहा है और विश्व के कहीं और ज्योग्राफिकल कैरेक्टर से सिलिकॉन मिल रहा है, तो उनमें क्या संबंध है। कहीं चांदी की कमी हो जाती है तो यहां चांदी की मांग उभर के आती है। इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह कपास अमेरिकी गृह युद्ध में जब उगाना बंद कर दिया गया या नहीं पहुंचा, तो भारत में कपास उगाया जाना शुरू हुआ, दक्षिण भारत में। तो अब बात चाहे चांदी की स्थिति हो, चाहे सिलिकॉन उत्पादन हो, चाहे हाल में लिथियम आधारित बैटरी का उत्पादन है। तो कहने का मतलब है कि एक ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की किताबों में है और दूसरी ज्योग्राफी जो आज घट रही है, जो हमारे साथ हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में साथ साथ प्रभावी भूमिका में सामने आ रही है। सवाल मैक्सिमम उधर से ही बनेंगे। मैं इसलिए यहां लिख दिया हूं चांदी और सिलिकॉन पर बन चुका है, बारी है लिथियम उत्पादन की। लिथियम है, इसके वजह से ये सारी चीजें आज बैटरी आधारित
जो वाहन प्रणाली चल रही है उस पे आपको रखना है। बात चाहे 73 नंबर के सवाल की हो या 74 नंबर के सवाल में नदियों का जुड़ाव हुआ। अब देखिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टेहरी सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन कभी कभी ना इसके स्टेप, जैसे पिछले टेस्ट पेपर में मैंने बोला कि गंगा, मैंने बता रखा था कि गंगा नदी का कितना प्रतिशत प्रवाह इन इन इलाकों में बहता है। ध्यान रखिएगा, जब एक ही सवाल बार बार आ रहा है गंगा नदी का प्रवाह में, तब यहां पर अब जरूरी हो गया है कि थोड़ा और डिटेल जाने कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टिहरी में गंगा कितने कितने परसेंट बहती है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई चौड़ाई किस जिले में ज्यादा है, ठीक जब बिहार में प्रवेश करती है तो वहां पर कितनी है। तो सिर्फ गंगा नदी का प्रवाह या गंगा नदी का उद्गम ही नहीं जानना, अगर गंगा नदी के उद्गम से 2-3 सवाल आ रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगले टेस्ट पेपर में डालूंगा कि गंगा का प्रवाह कैसे कैसे, किस तरह, क्या, जो कुछ भी इंटरनेट पर दिया हुआ है, जो कुछ भी किताबों में दिया हुआ है, या फिर जो कुछ भी सोर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो 74 नंबर का भी सवाल उसी तरह का है। 75 नंबर के सवाल पर आइए, फिर वही पूछ रहा है। ये देखिए, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों के पेटी के अंतर्गत स्थिति है। अब देखिए, ये भी है, वेस्टर्न यूरोप हमेशा होता है, इसलिए वहां के लोग हमेशा छतरी लेके चलते रहते हैं। और उसके पीछे क्या है, पवन की पेटी। मैं बार बार कह रहा हूं कि वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो हर चीज न रटें। वायुमंडल की कोई भी घटना, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी कारक अगर मानव सभ्यता को, मानव जीवन को, मानव समाज को प्रभावित करता है, प्रश्न बनेंगे। तो जब अब एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो आंख खोल करके पढ़िएगा। लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटी में क्या पढ़ो ये कोई नहीं बताता। आगे आइए, फिर देखिए, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करिए और पश्चिम से पूरब की तरफ व्यवस्थित करिए। यूरोप के इतिहास ही नहीं, विश्व के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाने में पर्वत, पठार और मैदानों की भूमिका रही है। भारत और चीन अगर अलग हैं तो उसमें हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों के चेहरे, मोहरे, हाइट, यहाँ तक कि खान पान, सभ्यता और संस्कृति में अलगाव अगर है, ड्यू टू हिमालय पर्वत। तो अब उसी तरह यूरोप में, एशिया में, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी दक्षिण एशिया, उत्तर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सबको बनाने में, सबको विभाजित करने में पर्वत, पठार, मैदान या समुद्र की जरूरत होती है या है। अब आप आंख खोल के उठा करके देखिए तो काराकोरम भारत, पाक और चीन के एरिया में पाया जाता है और आज भी काराकोरम में संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। बात चाहे भारत और चीन की हो, बात भारत या पाकिस्तान की हो। ठीक उसी तरह पौट्रिक सागर उत्तरी सागर में, ये काला सागर में स्थिति है और उत्तरी तुर्की का ये बॉर्डर बनाता है और वहीं से लड़ाइयों का दौर देखा जा सकता है। जग्रोस ईरान या फारस की खाड़ी में है, जो उसने उसको पार किया, पर्सिया उसका इंतजार कर रहा होता है और हिंदू कुश अफगानिस्तान और उत्तरी पार्क में है। तो अगर ज्योग्राफी से उठा करके देखें तो लगभग पहले टर्की लोग पार करते थे विश्व की सभ्यताएं, और फिर उसके बाद टर्की से पार करके ईरान जाते थे और ईरान से जाने के बाद पाकिस्तान का इलाका और फिर यहां से घुसते थे। विश्व के जितने भी आक्रमण हुए हैं सिकंदर से लेकर के पुलवामा तक, उन सभी में ये चीजें दोहराई गई हैं। यूरोप से जब सेना चलती थी तो तुर्की पार करके घुसती थी पर्शिया या ईरान के देश में, और ईरान से पार करती थी तो पहुंचती थी हिंदू कुश अफगानिस्तान वाले दुर्योधन के ननिहाल वाले में, और वहां से पार करते थे तो कराकोरम दर्रा से नीचे आते थे। तो अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो दुनिया में कहां कहां कैसे कैसे सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हम जिससे प्रभावित हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को बनाने में इन भौगोलिक रास्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कराकोरम वाला दर्रा, हिंदू कुश वाला दर्रा, और एक चीन का सिल्क रूट वाला। ये दो ऐसे रास्ते हैं जिनसे हमारा अतीत में इतिहास बदला है। याद करिए मंगोलिया ने किस प्रकार दुनिया को रौंद करके रख दिया था, और वो उसी रास्ते से आते थे, जाते थे, पूरे यूरोप को रौंद के रख दिया। तो अब जब आप ज्योग्राफी पढ़े ना तो ज्योग्राफी में थोड़ा जिए भी, ज्योग्राफी को सोचे भी और समझे भी।
मैं अगर एनसीईआरटी क्लास में कभी कभी पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं भाई कुछ नहीं, आज पर्वत पठार और मैदान को गूगल पे जाके सर्च मारो और लिख के लाओ, मानव सभ्यता के इतिहास में या भारत के इतिहास में हिंदुकुश पर्वत ने किस प्रकार की भूमिका अदा की, 200 शब्दों में लिख करके लेके आओ। अब इंटरनेट से बच्चा खोजता है हिंदुकुश पर्वत के बारे में या फिर कराकोरम पर्वत के बारे में और लिख के आता है। एक बार जब खुद पढ़ता है, रास्ते बनाता है और लिखता है तो जिंदगी भर ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की किताबों में है निकल के सामने आती है और वो याद हो जाता है। वही एनसीईआरटी की किताबें हैं, कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना। आगे देखिए, यहां भी नदियों के बारे में दिया गया है। मैंने फिर बताया, दो देशों के बॉर्डर को बनाने में नदियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक उसी तरह अमूर या दरिया, सिर दरिया या अंगारा या मेकोंग नदी। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती है। जो गंगा हिमालय से निकलती है वही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना, और फिर म्यांमार से थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया में जाती है तो मेकोंग के नाम से जानी जाती है। वाजपेयी जी के कार्यकाल में गंगा मेकोंग परियोजना भी चली थी। तो मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की एक पवित्र नदी है, उसको गंगा नदी का दर्जा दिया गया है। अंगारा नदी बैकॉल झील में है और सिर दरिया ये वही है फारस वाला, उत्तर पश्चिम में है। और अमूर नदी रशिया और चाइना के बीच में बढ़ती है तो उत्तर पूर्व में है। अब सभी के बारे में तो याद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर याद रखिएगा तो दक्षिण पूर्व एशिया ये रूस और फिर उसके बाद से रूस और चाइना पूरे एशिया की बॉर्डर को बनाती है। तो अभी तक पूछा जाता था मेकोंग नदी कहाँ बहती है, सिर्फ दरिया नदी कहाँ बहती है। अब पूछा जा रहा है कि दरिया किन किन देशों के बीच में सीमा बनाती है। अभी तक आपने रायन नदी पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी अंतर्राष्ट्रीय। तो अब जब विश्व की प्रमुख नदियां पढ़ते हैं ना, तो 50 पैसे की जो एक मैप वाला कागज आता है उनको थोड़ा सा अपने हाथ से मैपिंग भी करिए और उसकी आदत डालिए। मैपिंग से पूरी दुनिया की ज्योग्राफी आपके आंखों के सामने। मुझे आज भी याद है, मैं जब ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो अपने पूरे रूम में, कमरे में मैंने मैपिंग अपने हाथ से कर करके, रंग करके भर दिया था। तभी से मेरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये मेरे एक सीनियर ने बताया था कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की किताबों को मैप बना बना करके क्लियर करो, दिमाग में बैठेगा। खैर आगे देखिए 78 नंबर का, फिर देखिए भौगोलिक देशों के अलावा वही पर्वत पठार मैदान जो हमारी जिंदगी में प्रभावित करते हैं। बात आ गई है कोल क्षेत्रों की और क्या नाम है, तेल से भरे हुए क्षेत्रों की। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और इराक, इन्हीं के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब देखिए सबका नाम याद करना तो संभव नहीं है, बट कुवैत में काशगन, ये कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर में। पिछले साल के भारत के कुछ वैदेशिक यात्राओं के बारे में देखेंगे तो कजाकिस्तान के कैस्पियन सागर में काशगन के ऊपर भारत की कुछ तेल कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो भारत के बाहर जो भी आर्थिक समझौते होते हैं, सम्मेलन होते हैं या किसी खास चीजों के ऊपर सहमति बनती है तो उस पर ध्यान रखें। मैं डेट बता दूंगा कि किस दिन की घटना है। ठीक उसी तरह भूमध्य सागरीय के बारे में पूछा है। देखिए फिर वही ज्योग्राफी और वही ह्यूमन लाइफ। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ वायुदाब पेटियां खिसक जाती हैं। यहाँ पर देखिए तो दोनों से, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। इसी तरह अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2024 में माओवादी का ऑपरेशन हुआ। अभी कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में पुनः माओवादी के सर्वोच्च कमांडर को मारा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फिर सवाल बन सकते हैं कि अंतिम समय काल कब निर्धारित किया गया था, 2026 में, लेकिन एक साल पहले ही 2025 में माओवाद को या नक्सलवाद के ऊपर पूर्णतः कमांड हासिल करते हुए भारत की सेना दिखती है। कौन सी सेना, कौन से फोर्स ने इसको अंजाम दिया, यही पूछा है। यहां तो पूछ दिया कि पिछले साल गढ़चिरौली जिले में हुआ, नहीं गढ़चिरौली में नहीं, छत्तीसगढ़ के कंकेर जिले में हुआ। तो इस बार भी छत्तीसगढ़ का उस जिले का नाम याद रखिए और जिस फोर्स ने जिसको मारा है या जिसको नियंत्रित किया है उस फोर्स का भी नाम रखिए। और जो माओवादी नेता मरा है थोड़ा उसके बारे में द हिंदू में 3 दिन तक न्यूज चली, वो भी जानकारी रखिए। तो उभर आया सिक्योरिटी का मुद्दा है। अब
ये भी जानना है, जैसे इस बार पूरी संभावना है प्रश्न बने कि नक्सलवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन से ऑपरेशन हुए, कौन से अभियान चले, कब उन तक कंट्रोल करना था और कब हो गया। 2026 होम मिनिस्टर ने टारगेट दिया था, वो अभी हो गया। आगे देखिए 81 नंबर का सवाल, यहां भी देखिए इसरो के द्वारा प्रवाहा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। अब कोई भी भारत सरकार की संस्था किसी भी वेपन्स को, किसी भी नए आविष्कार को अगर डेवलप करती है तो 2 लाइन उसके बारे में डीप स्टडी याद रखे। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसको डेवलप किया। CFD कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स क्या है ये? अंतरिक्ष वाहनों के आरंभिक वायुगतिक डिजाइन, बड़ी संख्या में एरोस्पेस, अब विन्यास ना समझ में आए तो एरोस्पेस मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तो जब भी कोई भी नया यंत्र भारत की संस्था के द्वारा खोजा जाता है या न्यूज में आता है तो उसके थोड़ा अंदर जानिए कि वो क्या है। जैसे अभी मैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चन बना रहा था तो चीन के कृत्रिम सूर्य टोकामेक के बारे में मैंने डिटेल पढ़ा। अब टोकामेक है, आर्टिफिशियल सूर्य है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, बट टोकामेक किस थ्योरी पे काम करता है? टोकामेक नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन सब जानते हैं। उसका रॉ मटेरियल क्या है? टोकामेक बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या टोकामेक एक प्रकार का हाइड्रोजन बम है, या टोकामेक आर्टिफिशियल बिजली बनाने का, आर्टिफिशियल सूर्य बनाने का एक उपकरण है? पूरी न्यूज आई, दिमाग का दही हो गया द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हुए। लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि आखिर टोकामेक नामक इस रिएक्टर का क्या क्या यूज हो सकता है, या उसके साइंटिफिक कॉजेस क्या क्या है। इतना डिटेल थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आया। अब थोड़ा सा ना पढ़ना पड़ता है दिमाग लगा के। अगर कोई भी न्यूज 3 दिन तक अखबारों में आ रही है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, फिर वही, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा और ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ कैरेक्टर अखबार में खूब आए। फिलीपींस की याराना चाइना के साथ थोड़ा बिगड़ा हुआ है। फिलीपींस हमारे गोटी का एक देश है, हमने उसे ब्रह्मोस मिसाइल भेजा। तो अब आपको ध्यान रखना होगा, कोई न्यूज आती है कि कितने में बेचा, कहां नियुक्त हुआ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में क्या भिड़ंत हुई, I2U2 में इसको लेके क्या कहा गया, क्वाड में किस प्रकार के बातें हुई। मैं तो इतना तैयार कर आ चुका था अपने बच्चों को पिछले साल, लेकिन पूछा बहुत कम। क्या कि इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक जाती है, 290 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? तो यहां तो 4 स्टेप हैं। तो अगर इस बार भारत सरकार ने अपना कोई भी महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद किसी विदेशी देश को दिया है तो इनके बारे में सब जानिए। वैसे भारत ने कुछ अपने रक्षा उत्पाद रूस यूक्रेन युद्ध को भी में रूस को दिया है। भारत ने अपने कुछ रक्षा उत्पाद इजराइल को भी दिया है। भारत ने कुछ अपने रक्षा उत्पाद दक्षिण पूर्व एशिया के एक और देश को बेचा है। भारत हथियार निर्यातक देशों में सिप्री की रिपोर्ट में शामिल हो गया है, उसकी रैंक इतनी है। इस बार के पीटी का टारगेटेड क्वेश्चन ये, कहने का मतलब है भारत रक्षा के क्षेत्र में आस पड़ोस के देशों में वैश्विक स्तर पर कैसे सक्रिय है, क्या इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन से हथियार जा रहे हैं और कौन से हथियार आ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे पुलवामा हमले के बाद भारत और फ्रांस के संबंध बिगड़े हैं, राफेल को लेकर के भारत को फ्रांस ने ठेंगा दिखा दिया। 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें भारत और फ्रांस के संबंध डवाडोल नजर आ रहे हैं। तैयार रहिएगा, इस बार की परीक्षा में यह प्रश्न आएगा कि फ्रांस और भारत के रिश्तों में परिवर्तन जो आया है वो परिवर्तन कैसे और किस रूप में प्रभावी हो रहा है। आगे देखिए 83, अब कोहिमा शांति संकार जापान इको पार्क बना है। उद्घाटन कोहिमा में हुआ, बट इसका उद्घाटन दक्षिण कोरिया ने न करके जापान ने किया और ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। शायद आपको जानकारी हो अथवा न भी हो कि बहुत पहले सुभाष चंद्र बोस के कार्यकाल में जब
भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसके अंतिम दौर में भारत और जापान की सैनिकों ने मिल करके ब्रिटिशर्स पर अटैक किया। उसी समय से कोहिमा का वो एरिया जापान के प्रभाव क्षेत्र में, जापान से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। अब उसी चीज को एक बार फिर आयोजित किया गया है कि मणिपुर में जिस प्रकार की चीन की गतिविधियां निरंतर बढ़ रही हैं, मणिपुर में जिस प्रकार कुकी और मैती जातियों का संघर्ष बढ़ रहा है, मणिपुर में जिस प्रकार म्यांमार से खदेड़ी गई जातियों को घुसपैठ करा करके अवैध रूप से इधर उधर किया जा रहा है। पाताल 2 वेब सीरीज देखा होगा आपने, पाताल लोक 2.0। उसी स्थिति में भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस एरिया पर अपनी चौकसी बढ़ाई है और जापान के साथ हाथ मिलाते हुए वहां पर कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया है। इतने हायर लेवल से आती है, जैसे मणिपुर में शताब्दियों से चलने वाला सबसे एक महत्वपूर्ण त्योहार रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जितने भी कन्वर्टेड ईसाई हैं उसमें घुस करके उनके त्योहारों को भी बिगाड़ दे रहे हैं। देखिए, ये जो कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन यूं ही नहीं होता। पहले वो हमारे धर्म में घुसते हैं, फिर हमारे होली को, दिवाली को, हमारे देवी देवताओं को विकृत करने लगते हैं और उनका एकमात्र एजेंडा होता है कि किसी तरह इनको धार्मिक रूप से कन्वर्ट कर ले। हजारों इतिहास हैं हमारे सामने इस चीज की। जैसे सूफी संत सिर्फ भारत में होते हैं और जब सूफी संतों ने यहाँ के देखा कि यहाँ के साधु या नागा साधु लोगों के बीच में भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो उन्होंने कव्वाली शुरू कर दिया। इस बॉर्डर के बाद से दुनिया में कहीं आपको कव्वाली या गान पान आपको नहीं मिलेगी। गीत संगीत है ही नहीं दुनिया की सभ्यताओं में, ये सिर्फ भारत में मिलेगी। उसी तरह दक्षिण भारत में जितने भी चर्च हैं वो होली भी मना रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, रामनवमी भी मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, बच्चे के जन्म पर संस्कार में भी आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। मूल क्रिश्चियनिटी में इनका कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस तरह के हथकंडे अपना करके सोसाइटी में घुसपैठ करते हैं। मणिपुर में भी यही हुआ है। तो वहां का जो एक परंपरागत त्योहार है उसको रोक दिया गया। इस बार के पीटी में 100% चांस है वो सवाल आए कि कौन सा त्योहार मणिपुर का सबसे फेमस त्योहार है। थोड़ा सा गूगल को पलटिए और इंडिया ईयर बुक के पन्ने को पलट करके देखिए, उसमें ये चीजें लिखी हैं और इस बार के पीटी के लिए तैयार रहिए। तो आगे देखिए, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवर की गतिशीलता के लिए MATS योजना लागू की गई है। अब ये एक समझौता है भारत के बाहर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संबंधों के दौरान इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें शुरू हुई। 2024 में शुरू हुआ, 3000 लोगों को वीजा जारी किया। ठीक उसी तरह इस बार के भारत ने, या इस समय भारत ने UAE के साथ, भारत ने कनाडा के साथ, भारत ने अमेरिका के साथ कुछ समझौते किए हैं कुछ खास मुद्दों पर, जिसमें कनाडा का समझौता रद्द हो गया है। तो यहां पर भी यही है। अगला सवाल भी देखिए, 85 नंबर का सवाल, परमाणु सुरक्षा मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, भारत ने भागीदारी की। तो 25 मई 2024 को वियना में हुआ था। ठीक है, ये सम्मेलन, और फिर उसके बाद से परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां पर पुनर्गठन किया। शंभू एस कुमार का वक्तव्य है स्मगलरों को रोकने हेतु कि कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु हथियार पाकिस्तान के स्मगलर बेच दे, वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए ये क्या होता है ना, अब 25 मई 24 को मैंने भी मई 24 याद किया था। अब कहां कैसे 20 है या 25 है, ये कैसे कोई याद रखे। तो IEA की जो जहां पर एक तरीके से ऑफिस है वियना में, उसी को लेकर के हुआ परमाणु सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो एक तो इग्नोस के बारे में जानना और भारत क्या स्टैंड क्या रहा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब भी इस तरह की बात हो तब आपको जानना होगा। क्या यहां पर मैंने कुछ बनाया है? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की सक्रियता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विषय, स्थान, उद्घोषणा, भारत की सक्रियता, भारत के संग आपसी संधि समझौते, वैश्विक सम्मेलन के घोषित उद्देश्य, रिपोर्ट और अन्य। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत कहां स्टैंड कर रहा है, IR में भारत किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है,
83 से 88 नंबर के जितने सवाल हैं वो इसी से आए हैं। थोड़ा सा इसके पहले वाला भी मैं भूल गया आपको बताना, 1 मिनट इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हाँ जी, चांदी, सिलिकॉन, लिथियम। कोई भारत का भूगोल है, नदियां हैं, अफवाह तंत्र हैं। तो अब आपको यहां से जानना है कि भारत की प्रमुख नदियां, प्रवाह, विशेषता या कौन कौन से डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, या फिर हमारा दैनिक इनसे कैसे जुड़ा है, हमारे क्रियाकलाप नदियों से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। और नदियों के ऊपर रिपोर्ट आती है, चाहे वो प्रदूषण का हो, सूखना हो, बाढ़ हो या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार के क्वेश्चनों में सिंधु जल समझौता भी है, उससे प्रश्न आएंगे। इसी तरह चीन ब्रह्मपुत्र की नदी के पानी को रोक रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से हमारी वाटर डिप्लोमेसी चल रही है। पनामा नहर को लेकर के ट्रंप के कारनामे आपके सामने हैं, और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जो प्रभारी हैं, खुलेआम धमकाए हैं, 1 बूंद पानी नहीं दूंगा। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके अब ये देखिए, डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में नदियों का भी अपना रोल है। तो नदियां तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, नदियां आज किस रूप में हमारे सामने हैं और ये क्या चल रहा है, उससे भी प्रश्न आएंगे। ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था। 74 नंबर का जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ था। एक बार फिर मैं आपके सामने वो चीजें रिपीट कर दे रहा हूं तो आपको बेहतर तरीके से वो चीजें समझ में आ जाएंगी। 74 74 74 कहां हो भैया, 74 आ जा, ये रहा। ये नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में बस इतना ही नहीं है, अभी जो मैंने बताया नदियों के बारे में आपको ये पढ़ना है। आगे आ जाइए, 75 से 79 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो मतलब 75 में वर्ल्ड की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीजें थी, चाहे वो पश्चिमी यूरोप का वर्षा हो या फिर पश्चिमी यूरोप के अलावा दर्रे हो, कैसे कैसे किस तरह रही, और फिर या फिर नदियों का एक अपनी डिप्लोमेसी है, या फिर जो तेल क्षेत्र है, या फिर यहां पर वर्षा क्षेत्र है। 75 से 79 नंबर की क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का कैरेक्टर है। जैसे आज विश्व के प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र, ब्लॉक, चाहे कोयला हो या खनिज हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं पड़ रही हो, बाढ़, सूखा और चक्रवात, 3 दिन तक अगर न्यूज में आ रही है तो वो पीटी का सवाल बनेगा। इसमें से क्या पढ़ना है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं, वैश्विक उत्पादन व्यवहारिक संधि समझौते जो भी पैक्ट होते हैं, जैसे भारत ने उसके साथ किया वो पेपर में आ गया, अंतरराष्ट्रीय न्यूज बने भौगोलिक क्रियाकलाप और प्रभावित जीवन, यहां से सवाल बनते हैं। तो अखबार पढ़ते रहिए, और जो भी अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के चीजों को अगर आपने पढ़ा है और 3 दिन तक वो न्यूज में लगातार आ रहा है तो पीटी में सवाल बनने की पूरी संभावना है। फिर रक्षा उत्पाद, जैसे फिलीपींस को हमने जो बेचा है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो भी तत्व हैं और जो उनको चुनौती दे रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल, जैसे मणिपुर, जैसे मॉरिशस वाला रास्ता, जैसे आपका श्रीलंका, जैसे मालदीव, ठीक जैसे बांग्लादेश, जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को जो चैलेंज दे रहे हैं और भारत सरकार उनको कंट्रोल कैसे कर रही है। तो कंट्रोल करने में संस्थाएं कौन सी एक्टिव हैं, नियम कानून कौन से हैं, कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसके बारे में जानिए, कोई एम्बिशन जानिए, नियंत्रण करने वाले संगठन, संस्थाएं और सुरक्षा कौन कौन से हैं वो भी जानिए। और यही उपलब्धि और सुझाव आपके इंटरव्यू में मांग लेते हैं कि भाई मणिपुर की स्थिति में आप रहते तो क्या करते, बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो हुआ अगर वो चीजें होती तो आप क्या करते, नेपाल से जो संकट उत्पन्न हो रहा है अगर आप वहां रहते तो क्या करते हैं। योगी आदित्यनाथ नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए जितने अवैध मदरसे हैं उसको तोड़ रहे हैं, आपकी नजरों में वो सही है या गलत? यही है इंटरव्यू, कोई अतिरिक्त चीजें नहीं पढ़नी होती है। तो देख लीजिए, इस साल के पेपर में चर्चे में है माओवाद, दूसरा मणिपुर के रास्ते से आने वाला नार्को आतंकवाद, फिर उसी मणिपुर के रास्ते से आने वाला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश में भी है। इसी तरह साइबर अटैक की घटनाएं सालों भर देखी गई हैं, इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, इसी तरह अन्य चर्चित घटनाएं भी हैं, और इसी तरह म्यांमार में जो भूकंप आया उसमें राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार का भी ऑपरेशन चला।
तो ये अगर आपका व्यूज है, कोई भी घटना घट रही है, कोई भी प्रसंग हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन चीजों के ऊपर अपनी एक समझ बनाए रखें। आप उन चीजों में से ये खोजें कि भारत सरकार का कौन सा बॉडी, भारत सरकार का कौन सा नियम, भारत सरकार की कौन सी ऐसी संस्था, भारत सरकार की डिप्लोमेसी इन सारी चीजों में कैसे एक्टिव है। और जिस दिन आपने ये सोच बना ली ना कि इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कैसे होगा, उस दिन आपका आईएएस एक बार में निकलेगा और पीसीएस में आप टॉप कर जाएंगे। बस यही अंतर होता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप, इसी को तो हम कहते हैं समझ कैसे बनाए। यही तो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, कि आपके पास 2 लाइन का स्टेटमेंट होने चाहिए कि हाँ बाबा जी अपना बुलडोजर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चला रहे हैं, तो ये सही है या गलत। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो बुलडोजर अभियान चल रहा है, भले सुप्रीम कोर्ट के निगाह में वो गलत है, लेकिन लोगों की निगाह में सही आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। बट एक ब्यूरोक्रेट इस तरह के उत्तर नहीं लिखेगा। यही अंतर होता है एक आम आदमी में और एक ब्यूरोक्रेट में। ये कहां से बनेगा? धीरे धीरे बनता है। 6 महीने लग जाते हैं किसी भी चीज की घटना को सोचने, समझने और जानने में। आज के बाद से कोई भी घटना घट रही है या कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से चीजें आ रही हैं, तो यही 4-5 लाइन आपको ध्यान रखना है। सारा पीटी मेंस इंटरव्यू इसी में है। टीचर लोग फैक्ट लिखा देते हैं, कह देते हैं रट लो। सोचने के लिए बच्चों को मोटिवेट नहीं करते। और इलाहाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति तो रटंत घोटंत और लिखंत है। आगे देखिए, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसरो पढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो भी शामिल संगठन है, इसरो के अलावा विक्रम साराभाई से लेकर के लॉन्चिंग पैड, उनकी कोई अगर इनिशिएटिव हो रही है तो उनके बारे में जाने। कोई अगर तकनीक डेवलप की गई है, बस सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। अखबार में जो सामान्य गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में, कोई विशेष नहीं जानना कि क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम करता है, नहीं, वही चीजें जाननी है जो अखबार में आते हैं। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लगभग एक सवाल आते ही आते हैं। ठीक उसी तरह प्रौद्योगिकी में रक्षा क्षेत्र है, तो एक तो संगठन और उनके काम, विविध विकासात्मक रक्षा उत्पाद का जो परीक्षण हो रहा है उनके बारे में, खरीद बिक्री संवर्धन जो हो रहा है उनके बारे में, कोई भी सामयिक घटना, रक्षा सम्मेलन जो अभ्यास हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन में भारत कैसे एक्टिव है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत जा रहा है। जैसे भारत G20 में गया है, भारत एशिया फोरम में गया है, भारत यूएन के फोरम में गया है, भारत गरीबी पर वर्ल्ड बैंक के सम्मेलन में गया है, भारत WHO के मलेरिया रोधी अभियान में गया है। 5 तो मैंने ऐसे बना दिए। इस तरह 17 से ज्यादा घटनाएं घटी हैं 15 महीनों के कार्यकाल में, कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की भागीदारी देखी गई। सवाल आना है, अब 17 सम्मेलन में आपको यही नजरिया देखना होगा कि उसका विषय, स्थान, उद्घोषणा, सक्रियता, आपस में क्या भारत एक्टिव हो रहा है, संधि, समझौते और भारत की भूमिका। पीटी का यही लफड़ा है। और मेंस में कुछ खास चीजें हैं जहां अगर एक्टिविटी हो रही है और वो 3 दिन अगर न्यूज में है तो वो मेंस में आ जाएगा। अभी लोग भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन यही पढ़ते हैं। कभी विजन आईएएस का नोट्स पढ़ते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। भगवान मालिक है। अगला सवाल देखिए, 91 नंबर का है। 79, 80, 82, 83, 85, 86। आइए, अब 86 नंबर, पिरूल लाओ पैसा पाओ यह अभियान। अब देखिए, यह अभियान भी बड़ा चर्चे में आया था। 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। धामी साहब ने कहा कि जो भी ये लेकर के आएगा 50 रुपए किलो बिकेगा, हम खरीदेंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड भी रखा। इसका उत्पादन बिजली उत्पादन में किया जा रहा है और इसका एक टाइम भी डिसाइड किया गया कि इतने दिनों में इतना बिजली उत्पादन किया जाएगा। असल में उत्तराखंड में लगातार पिछले 8-10 सालों में 200 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं घटी हैं और उन वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ, पिरूल नामक एक पत्ता बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा। तो अब देखिए, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उत्तराखंड में आग लग रही है तो इस आग को कैसे रोकेंगे। जो लोग भी उत्तराखंड से जा रहे हैं उनसे ये इंटरव्यू में नॉर्मल सवाल पूछते हैं। ठीक उसी तरह
उत्तर प्रदेश में मानव पशु संघर्ष हो रहे हैं, कैसे रोकेंगे? आपसे इंटरव्यू का यही सवाल। और मेंस में एनवायरमेंट का सवाल, मानव पशु संघर्ष के कारणों की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश कैसे प्रभावित है। पीटी का सवाल, कहां हो रहा है? देखिए यही चीजें पूछी जाती हैं। अब आप इन्वायरमेंट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो व्यवहारिक स्तर पर भारत सरकार या भारत सरकार के राज्य, चाहे बात उत्तराखंड की हो, भारत उत्तर प्रदेश को, वो क्या कर रहे हैं, अगर आपकी इसकी नॉलेज नहीं है तो प्रश्न बन सकते हैं। नहीं बन पाएंगे, प्रश्न बनेंगे तो भी आपको दिखेंगे नहीं, और फिर जब आएगा तो कहेंगे घटना चक्र ने लिखा है, रट डालो। कभी अखबार में देखिए कि इस योजना को विधिवत विज्ञापन देकर के किया गया और उत्तराखंड ने वनाग्नि की समस्या के समाधान में जन सहयोग के द्वारा इस समस्या की निष्कर्ष या सॉर्ट आउट करने की पहल की। उदाहरण सामने है। तो अगले मानव पशु संघर्ष मैंने बता दिया। अब भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हुआ है। वैसे इस बार नेपाल के एम्बेसी में काम करने वाली एक भारतीय महिला को भारत सरकार पुरस्कार देने तक गई है, नाम याद रखिएगा। अब यही जानना था कि ये कहां हुआ, तो ये काठमांडू में हुआ है। दूसरा, इस सम्मेलन को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर संचालित किया, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत। इसी तरह मैंने बताया 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें भारत की सहभागिता देखी गई है। अगले 1-2 वीडियो में आपको मैं पूरी इमेज के साथ अखबार का कतरन दिखाने वाला हूं, तैयार रहिएगा। फिर 88 नंबर का है, लूरन पोलर एक्सप्लोरर मिशन के बारे में पूछा है। तो भाई ये भारत और जापान की संयुक्त साझेदारी है चंद्रमा पर जाने के लिए, और ये एक रोवर विकसित किया गया है और इसरो ने इसको लॉन्च किया है, GSLV Mk3। थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, कारण क्या है कि इसरो के जहाजों के नाम याद करना बड़ा पीड़ादायक होता था। हम लोग रट के विबलंडन के खिलाड़ियों के नाम और इसरो के अभियान और नासा के जहाज, ये रट के पागल हो जाते थे, एग्जाम के पहले तक रटते थे और भूल जाते थे। तो ये देखिए, ये भी है, मजबूरी है पढ़ना। आगे देखिए 89 नंबर का, नई शिक्षा नीति आई है और उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को ना डांटेंगे, ना फटकारेंगे, ना फेल करेंगे, ना मारेंगे। हमारे गुरुजी तो इलाहाबाद में कान पकड़ करके बाल खींच के मारा करते थे, और आज जिंदगी के इस पड़ाव में मैं खुद महसूस करता हूं कि और क्यों नहीं पीटे, थोड़ा और पीटना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उदंडता थी वो गुरुजी के मार से ही सही होती थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को खत्म कर दिया गया। वही बात है, तमिलनाडु ने एक बिल लाया है और उसमें ये बात कही गई है, दंड को खत्म करो, उत्पीड़न रोको। अरे भाई, सब चीज एजुकेशन पॉलिसी ही चौपट कर देंगे। अगर टीचर के दंड देने का भय बच्चों में नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ठीक है भाई, है तो है, अब क्या करें। नई शिक्षा नीति में बच्चों को ठोकने पर, कान खींचने पर, बाल पकड़ने पर, दंड देने पर रोक लगा दी गई। देखिए कितना मजेदार, ये एक बार में बात समझ आई कि इस कानून के माध्यम से गुरुजी बच्चे का कान नहीं मरोड़ सकते हैं। मैं तो IAS की तैयारी में बच्चों के कान मरोड़ देता हूँ मुखर्जी नगर में। 5 घंटे खुद बैठे रहते हैं, उनको भी, और 2 गलप्पड़ लगाए अगर वो गलती करते हैं तो। एनीवे, अब ये है, आया है, तैयार रहिएगा इस तरह का कोई बिल। ठीक उसी तरह भारत और मालदीव के संबंध बिगड़े, और मालदीव के संबंध जब बिगड़े तो हमारे मोदी साहब पहुंच गए लक्षद्वीप में, कुर्सी लगा के समुद्र के किनारे पर बैठे और खूब सारी रिपोर्ट आई, और वहीं पर एक बात आई कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मालदीव को टक्कर देने के लिए मालदीव लैक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लक्षद्वीप में नहीं है। तो भारत सरकार ने लक्षद्वीप को संचालित करने का एक अभियान चलाया कि प्रॉपर मालदीव के पैरेलल लक्षद्वीप को डेवलप किया। सवाल उसी से है, 12 मार्च लक्षद्वीप से आगाती एक एयरलाइन शुरू की गई। भारत मालदीव संबंध, लक्षद्वीप के विकास और टूरिस्ट पॉइंट को डेवलप करने की पॉलिसी थी। इंडियन एक्सप्रेस में पूरा एक पन्ना 1 हफ्ते तक आया, वाई लक्षद्वीप इज इंपॉर्टेंट। नहीं आया क्या, वाई अगति इज इंपॉर्टेंट। न्यू व्यूज, न्यू टूरिज्म प्लान फॉर मालदीव्स, न्यू टूरिज्म प्लान ऑफ लक्षद्वीप। मालदीव कैसे प्रभावित हो गया, हाउ इंडिया बैलेंस मालदीव्स, सब उसमें आया था। मैं तो इतने सारे नक्शे पढ़ के
पागल हो रहा था, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ा। तो भारत मालदीव संबंध बिगड़े, लक्षद्वीप के विकास की नीति बनी, टूरिस्ट पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कौन डेवलप किया जाएगा, ये पहले तय था कि ये सवाल आएगा। आया भी, यहां तक तो भारत मालदीव संबंध भी हमने 11 लाइन का तैयार करके रखा था मेंस के बच्चों के लिए, आया भी, लेकिन आईएएस में यूपी में नहीं आया। यूपी वाले थोड़े देर से जगते हैं। दूसरा देखिए 91 नंबर, तो 90 नंबर 91 नंबर, हाँ, कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनके डेट पूछे। तो मोदी सरकार के योजनाओं के बारे में आप जरूर जानें, और इंडिया के ईयर बुक में जो कोई भी योजनाओं के बारे में दिया है उसके बारे में जानना है। अब ये 4 योजनाएं हैं, कब बनी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगले बार के लिए कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के आपसी संबंध, जैसे कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही हैं प्रारंभ कब हुई है, उनके प्रोविजन क्या है, और इकोनॉमिक सर्वे में किस प्रकार की एनालिटिकल बातें आ रही हैं। ये सारे फैक्ट आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी लिखने होंगे, तभी मार्क्स आएंगे, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आने वाले। अगले सवाल को देखिए, मानव विकास सूचकांक, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ एकदम नॉर्मल सा सवाल है। मानव विकास सूचकांक कब बना, कैसे बना, किसके द्वारा बनाया गया, कितने मानक होते हैं, कौन सर्वे करता है, कौन रिपोर्ट निकालता है, और भारत की इसमें स्थिति क्या है। तो भैया इसमें एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट के बारे में नहीं है, तो 3 नंबर विकल्प है उसको गलत करिए और बाकी सारी चीजें निकाल लीजिए। तो अब फिर यहां पर देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, जो बातें मैंने कही है वो यही है, संकल्पना, इंडिकेटर, भारत की स्थिति, रैंक, सब रैंक, रैंक निर्धारण में मानदंड, सवाल यहीं से आते हैं। कई बार आया, हर दूसरे साल ये पीटी में आता है, फिर भी मैं बच्चों से पूछता हूं कि मानव विकास सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान उच्च स्थिति में सामने नहीं आ रहा है, कारणों की समीक्षा करें। 200 नहीं लिख पाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मानव विकास सूचकांक को ये 5 लाइन में वो देखे ही नहीं है, समझे ही नहीं है। इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना दयनीय क्यों है, या बुंदेलखंड की स्थिति इतनी दयनीय, सब रट्टा मार के बैठे हैं, मानव विकास सूचकांक या नीति आयोग का मानव विकास सूचकांक, उत्तर प्रदेश की रैंक ये रैंक, बस इसके ऊपर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो कभी अपने आंख से खोल करके वो देखते ही नहीं है कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या असर या किस रूप में पड़ रहा है। आगे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये भी है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे खुद तबाही आती है। बचपन से पढ़ करके रट्टा मार के आए होंगे, तो जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसी से जुड़ा हुआ है, कोई इसमें बहस करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। अब ये सवाल थोड़ा सा मस्त है, इकोनॉमिक सर्वे में फिस्कल मैनेजमेंट या राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की पॉलिसी के ऊपर आया, पूरा का पूरा इस बार भी आया है, पिछली बार भी आया था और पिछले 10 सालों से लगातार चर्चे में है। अब राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बहुत पहले विजय केलकर कमेटी बनी और फिर एफआरबीएम एक्ट भी आया और सरकार ने क्रमिक रूप से सब्सिडी को खत्म किया, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे खाद का हो, चाहे फूड सब्सिडी का हो, चाहे मुफ्त की चीजों का हो, सारी चीजें मैनेज की गई और एक टारगेट रखा गया कि इस साल तक घाटा इतना आना चाहिए और किसी भी सूरत में घाटा 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट पिछले साल का अगर सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ खास बातें लिखी गई हैं। क्या खास बातें हैं? कि सब्सिडी की मात्रा बढ़ा दी गई है ताकि सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, अथवा कोविड के बाद से भारत की इतनी जनसंख्या जो गरीबी रेखा में ज्यादा चली गई, शहरी गरीबी की संख्या बढ़ी, तो उसी चीज को मैनेज करने के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई। और विधिवत पीएम साहब या फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी कि हम इस बार फूड सब्सिडी का रेशियो बढ़ा रहे हैं ताकि इस संकट का सामना कर सके। वही तो सवाल था। हमने तो यहां तक अपने मेंस की किताब में बच्चों को तैयार करके रखा है, यहां पे लिखा भी है कि आखिर जो सब्सिडी के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है क्या वो सही है, या फिर हमारा लाइफ सब्सिडी से कैसे इफेक्टेड हो रहा है। हाँ, आ रहा है बहुत जल्दी, तीसरा एडिशन है इंडियन इकोनॉमी का, ये अभी बजट और सर्वे इसमें शामिल होने वाला है।
अभी जो सब्सिडी चल रही है उससे हम कैसे इफेक्टेड हो रहे हैं? क्या राजकोषीय घाटा पर नियंत्रण की जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को प्रभावित कर रही है? उत्तर प्रदेश इनसे कैसे प्रभावित है? ये सारी चीजें इसमें दो दो तीन तीन लाइन में समझाई है। कहने का मतलब है जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं या इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ते हैं तो खोल करके नजरिया देखें कि यह पॉलिसी हमें कैसे इफेक्टेड कर रही है या हम भारत का एक आम आदमी कैसे प्रभावित हो रहा है। सवाल वहीं आएंगे। तो भैया कोविड से लड़ने के लिए फूड सब्सिडी बढ़ाई गई ताकि शहरी इलाकों में वो चीजें सप्लाई की जाए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ईंधन और आयातित उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया, नहीं हुआ है ऐसा। उत्पादों को टैक्स कम किया गया, हुआ है। तो केवल 3 है, 2 स्टेटमेंट गलत है। टफ सवाल था लेकिन फिर तैयार रहिए। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में राजकोषीय घाटे को मैनेज करने के लिए सरकार ने क्या किया, कैसे किया, क्या अचीवमेंट हुए, पीटी में सवाल आएगा। कहने का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इकोनॉमी में फिस्कल मैनेजमेंट के रूप में आपको क्या जानना है? फिस्कल पॉलिसी, मीनिंग, तात्पर्य या महत्ता, फिर राजकोषीय घाटा की परिभाषा और घटक, भारत सरकार की राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा को मैनेज करने की अपनाई गई रणनीति, इकोनॉमिक सर्वे में जो होने वाली चर्चाएं हैं, वही जो बातें मैंने कही हैं यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूं ताकि एक बार आप इन चीजों को पढ़ सकें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरा पढ़ लें। ये भी मैं आपको लिंक इसका डाल दूंगा, प्रिंट आउट निकाल के जरा पढ़िएगा। कारण क्या है कि पेपर एक्सप्लेनेशन में लोग सिर्फ फैक्ट को रटते हैं, एनालिसिस नहीं होता। और ये सारी चीजें कोई भी इकोनॉमी की किताब में आपको मिल जाएगी, मैंने भी डाली है यहां पर। अब आप जब चीजों को पढ़ें तो इस रूप में पढ़ें कि फिस्कल मैनेजमेंट या फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सवाल यहीं से आएगा, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है और हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं। सर्वे उठाइए और उसमें से ये 2 लाइन खोजिए। 2 लाइन खोज लीजिए तो पीटी में भी यही, मेंस में भी यही। आगे 98 नंबर का सवाल देखिए। ये हो गया। 97 भी है, पर कैपिटा इनकम से आया हुआ, ये भी एनसीईआरटी से। 98 नंबर का सवाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी 4 के एम्बिशन से आया है, ये भी कथन और कारण है। कारण क्या है ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पूछा है, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो भाई शिक्षा तो है ही है, स्कूल का बुनियादी ढांचे का भी है, और ये भी कहा गया है कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स करना है। अब ये जो ऑप्शन है वो टोटली कंफ्यूजन है। ठीक उसी तरह नए नए टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग करना है, प्रासंगिक है किंतु 4 में शामिल नहीं है। अब भैया ये बताइए कौन 17 बातें याद रखेगा? संभव ही नहीं है किसी चीज को याद करना। तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की जो कंफ्यूजन होती है ना, ये आयोगबाजी है। आयोगबाजी का मतलब एक नेगेटिव शब्द है, इलाहाबाद में हम लोगों ने इस शब्द को सीखा था। आयोगबाजी मत करिए, मतलब किसी चीज में अगर ठीक ठाक ऑप्शन नहीं लेता है ना तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये अभियान यूपीएससी वालों ने चलाया था और इसका असर लगभग बीपीएससी पर भी है, यूपीपीएससी भी है, कि एक ही टॉपिक पर 4 अल्टरनेटिव आंसर को देते हुए कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोगबाजी। सीख लीजिए, आयोगबाजी मत करिए। मतलब 4 स्टेटमेंट देना, 2 सही होना और 2 में ऐसे कुछ लफड़ा पचड़ा लगाना ताकि कंफ्यूजन हो जाए। तो कंफ्यूज हो रहे, छोड़ दीजिए, ये कोई सवाल नहीं कर पाएगा। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिना टेक्नोलॉजी के चीजें गेन ही नहीं हो सकती। बिना प्राकृतिक खेती किए, बिना जैविक खेती किए, बिना मिट्टी चीजों को सुधारे हुए कृषि कार्यक्रमों का विस्तार अगर नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे गेन होगा? तो इस तरह के आयोगबाजी वाले प्रश्नों से दूर रहिए। एनीवे 99 नंबर का सवाल देखें। 98 पर हमने कुछ लिखा है। हाँ, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी जारी करने वाली संस्था का उद्देश्य भारत के विकासात्मक नीतियों में कैसे प्रकट हो रहा है? कार्यक्रम अथवा एजेंडा क्या है यूएन का, भारत सरकार का? पहले ही चैप्टर में पेज नंबर 13 पर 1.5 पन्ने का मैटर है, उसमें 5 सवाल आपको मिल जाएंगे मेंस के और 4-5 सवाल पीटी के। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब इतना मोटा दत्त सुंदरम, इतना मोटा मृणाल पटेल, इतनी मोटी
मिश्रा एंड पुरी, इतना मोटा, उमा काफिला, इतना मोटा, सबसे कंफ्यूजन, एस एन लाल, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी रमेश सिंह, परीक्षा वाणी वाणी तो फिर बेकार की चीजें हैं। महसूस करिए चीजों को, सिलेबस सामने होना चाहिए और एक एक टॉपिक पर आपका नजरिया क्लियर होना चाहिए। तो आज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो ये जानिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यही 5-7 चीजें, कुल मिला के आधे घंटे का टॉपिक है। अगर आधे घंटे भी आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और हर साल जो चीजें उभर करके आती हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, बशर्ते आयोगबाजी ना हो। आगे देखिए 99 नंबर का सवाल पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। अब 44वें संशोधन के तहत मूल अधिकार में बदला गया, छेड़छाड़ किया गया, ये सारी चीजें हैं, मैंने लिख दिया। 44वां संशोधन 1978, 6 प्रकार के मूल अधिकार सामने आए और फिर इसको ऐसे ऐसे किया गया। पेपर में ऐसे ही सॉल्व करें, ये भी एनसीईआरटी में दिया। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, पॉलिटी के भी सवाल में एनसीईआरटी लेवल पर 9वीं क्लास से 11वीं क्लास तक जो भी फैक्ट वैक्ट हैं सब पे अपना नजर बना करके रखें। अगर आपने सब पे नजर नहीं बनाई है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मीकांत बाद में पढ़िएगा और रटिएगा। कम से कम एनसीईआरटी में जहां जहां जो जो पॉइंट्स दिए हैं, डिटेल दिए हैं, उन पर सहमति बनाइए, नजरिया तेज करिए। जैसे भारत के संविधान, एक ही व्यक्ति, 2 से अधिक राज्यपाल, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है, तो भाई इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। ठीक उसी तरह ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है, 5 बने हुए हैं, किस आर्टिकल में क्या है, कैसे है, किस तरह है। अगर देखिएगा नए राज, नाम बदलना वगैरह वगैरह, तो यहां पर ये सॉल्व कर दिया गया। ठीक उसी तरह ये कुछ अनुच्छेद से सवाल बनते हैं, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। और इन कम से कम 16 आर्टिकल को याद करना है। कितने याद करना है? 16। कितने याद करना है? 16। कितने याद करना है? 16, बस। इनफैक्ट आईएएस में तो सिर्फ 5 या 7 ही याद करना है, उससे ज्यादा याद नहीं करना। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ध्यान से पढ़िए और जो अखबारों में आ रहा है उसके ऊपर भी पढ़िए। संचित निधि, वित्त आयोग, आपातकाल नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो वित्त आयोग गठित हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही थी, हुई नहीं। कैग हर साल चर्चित रहता है और संचित निधि भी चर्चित रहता है, ये तो आपके जबान पे होनी चाहिए। ठीक उसी तरह यहां भी देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पॉलिटी के कुछ खास एरिया, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। कब अस्पृश्यता का अंत किया गया, ये मूल अधिकार है। अभी ये तो एकदम नॉर्मल सवाल है, मैं इसमें क्या बताऊं इसमें। फिर इधर आइए, अब कुछ साइंस है, तो यहां पर मैंने कुछ चीजें बताई हैं। 113 नंबर का सवाल है, ये कौन सा सवाल है? 104। कुछ साइंस का सवाल है, कंप्यूटर से आया है। कंप्यूटर में क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, आराम से आप जानते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी, रैम रोम के बारे में, बिजली गई ये गया, मैंने उसी समय याद किया था, मुझे लग रहा है 15 साल पहले मैंने ये इसको याद किया था। रैम गई, सॉरी, बिजली गई, रैम गया, आज भी वही चीजें याद है, रैम रोम अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ टेम्परेचर से जुड़े हुए हैं, अब ये सवाल नहीं याद हो पाएगा। फॉरेनहाइट, सेल्सियस, अब ये केल्विन और सेल्सियस है, तापमान, अब ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, साइंस वाले बेचारे करेंगे। फिर उसी तरह साइंस के कुछ कोर एरिया से आया है। क्रोमोसोम्स, डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, कोशिका से क्रोमोसोम्स, डीएनए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, डीएनए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, इसको किनारे करिए। फिर उसी तरह आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और बोन्स, फिर इसको किनारे करिए। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और कंकाल तंत्र, जो भी चीजें हैं थोड़ा डिटेल पढ़िए। जैसे शुगर, कितने तरह की चीजें हो रही हैं, उभर के सामने आ रहा है। आज के अनियमित खान पान से मानव की जीवन शैली में किस तरह के नए नए रोग उभर के आ रहे हैं, जो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या बैक्टीरिया, अलगी, फंगी से टोटली अलग है। लीवर इफेक्टेड होता है तो कौन सा रोग, किडनी इफेक्टेड होता है तो कौन सा रोग, दिमाग में कोई बीमारी होती है तो कौन सा रोग। उत्तर प्रदेश में चमकी बुखार, दिमागी बुखार हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो कौन सा रोग, इन सब के ऊपर निगाह रखनी होगी। तो अब जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की भी किताबों को पढ़ें एनसीईआरटी के अलावा, और अखबार को खोल करके रखें, उसमें जो भी न्यूज आती है जानकारी रखें और थोड़ा साइंस को ढंग से पढ़ना है। इनफैक्ट मैं अगर आपको सच बताऊं तो बायोटेक्नोलॉजी वाली थोड़ी सी साइंस भी पीटी के पर्चे में टच हो रहा है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है,
इतना ही पर्याप्त है। हमने अपने साथियों से कुछ कोशिश की है कि थोड़ा साइंस के एक्स्ट्रा लेवल को भी बच्चों को पढ़ाया जाए, बट बच्चे भाग जाते हैं। जितना ध्यान वो पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में लगाते हैं, साइंस में नहीं लगाते हैं। तो चलिए, याद रहेगा। ठीक उसी तरह ये भी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, एसिड रेन और कौन से गैस इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आईसीएसई बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। फिर इंटरनेशनल पॉलिसी में आइए, भारत इंडोनेशिया संबंध में, भारत इंडोनेशिया संबंध की श्रृंखला कड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, कोई वक्तव्य आया है या कोई व्यापार निर्धारित किया गया है, आसियान देश है, आयात निर्यात वगैरह वगैरह। हमने तो इतना तैयार कर दिया था कि इंडोनेशिया भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की श्रृंखला कड़ी में भारत इंडोनेशिया और भारत फिलीपीन संबंधों की चर्चा करें। आईआर में ये तक तैयार कराया था, बट आया ही नहीं। आईएएस में भी नहीं आया, पीसीएस में ये सब चीजें आई हैं। अब ये 3 मई और 5 मई कौन याद रखेगा भाई, इतना डेट कौन याद रखता है। लेकिन अब आप क्या करें, जानना होगा। अब बस इतना याद है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला तो है ही। अब दूसरा सही है कि नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता। तो ये पूरी तरह कंफ्यूजन वाले सवाल है। लेकिन जब मेंस की चीजें तैयार की थी तो ये सब आ गया था, इंटरव्यू तक भी तैयार कर दिया था कि भारत के लिए इंडोनेशिया कैसे महत्वपूर्ण है। इस बार इंपॉर्टेंट है मेंस में, 2024 का जो मेंस लिखने जा रहे हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित करें और किस तरह भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को महत्वपूर्ण करने में दक्षिण पूर्व एशियाई देश सहयोगी हो सकते हैं। तो किसके बारे में लिखना है, वियतनाम के बारे में, फिलीपींस के बारे में, क्या नाम है, कंबोडिया के बारे में, आसियान के बारे में, चीन के दक्षिण सागर में बढ़ती हुई गतिविधियों के विरोध में, हिंद महासागर की सुरक्षा में, प्रशांत महासागर की सुरक्षा में और हिंद महासागर के संसाधनों को बेहतर प्रयोग करने में। 8 पॉइंट तो यही होगा, मैं तो बोल के समझा दिया, हो गया 200 शब्दों का प्रश्न। यही पॉइंट अगर दिमाग में है ना तो आप अपने से लिख लेंगे, रटेंगे ना तो रटते रह जाएंगे। फिर इंतजार करेंगे घटना चक्र का कि कुछ मेंस का दे दे। आगे देखिए, 110 नंबर का क्वेश्चन है, बम वर्षक विमान, इसकी पॉलेट क्षमता, डेवलप्ड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह ये भी एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस सर्वे में ये दिया हुआ था। उसी तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधों की श्रृंखला कड़ी में, अब यहां भी ये देखिए कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन आपको झक मार के 15 महीनों के ऐतिहासिक समझौते तैयार करने पड़ेंगे। श्रीलंका से हुआ है इस साल, यूरोप से हुआ नहीं हुआ, ब्रिटेन से हुआ नहीं हुआ, अमेरिका से हुआ नहीं हुआ, कनाडा से हुआ नहीं हुआ। ये 5 सवाल पीटी में इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कुछ सैन्य अभ्यास हैं, कब हुए, कैसे हुए, किस तरह हुए, उनके बारे में थोड़ा सा पूछा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं 113 नंबर, तो 12 तक वो, ये कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, संधि, समझौते, सम्मेलन, आर्थिक गतिविधियां, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फ्री इकोनॉमिक ट्रेड, यही 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको निकालना है। अब जब मैं अखबार पढ़ता हूं ना तो भारत के प्रधानमंत्री कुवैत गए, अमेरिका गए, कहाँ खाए, कैसे गए, किनारे करिए, यही 5 से 7 पॉइंट्स निकालना होता है पीटी के लिए, और यही 8 से 10 पॉइंट्स निकालना होता है मेंस के लिए, और 2 लाइन निकालना होता है इंटरव्यू के लिए कि ट्रंप 2.0 के आने के बाद भारत की चुनौती कैसे बढ़ी है। तो भैया वीजा पॉलिसी पर हो रही है, प्रशुल्क नीति बढ़ रही है, पेशेवरों को लेकर 3-5 कर रहे हैं, और भारत के साथ जो संधि समझौते हुए हैं ट्रंप 1.0 के कार्यकाल में, उस पर संकट आ रहा है। एनफ। आगे देखिए, थके तो नहीं है आप लोग, सेक्सस घाटी के बारे में पूछा है। मैं देख लो टाइम कितना हो रहा है, शायद 1 घंटा होने को जा रहा है। 113, फिर उसके बाद थोड़ा कम कर देंगे। सेक्सस घाटी, पिछले मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और चीन के बीच में तनातनी का दौर जारी है। बात चाहे डोकलाम का हो, बात चाहे लद्दाख का हो, बात चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, विवाद का दौर जारी। इन सारे एरिया में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए बॉर्डर को मजबूत बनाने, बॉर्डर पर निर्माण कार्य को तेज करने, भारतीय रक्षा सामग्रियों को उतारने, नियुक्त करने जैसी गतिविधियां हो रही हैं। सवाल वही है, क्या
पूछे हैं कहां है। ये वो एरिया है जो कभी चीन ने कब्जा किया था, पाकिस्तान को दे दिया गया, और फिर इसी इलाके में भारत के निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्यों है जरूरी है? चीन का रार डोकलाम के बाद यही 4 लाइन इंटरव्यू में पूछा था। या भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में उभरे हुए तनाव की चर्चा करे और भारत की रणनीतियों की समीक्षा करे। ये था सवाल आईआर का, ये था सवाल सिक्योरिटी का। मेंस में मैंने डाला हुआ है इसी साल 24 वाले में। 25 में भी इंपॉर्टेंट है। या पिछले 5-10 सालों से लगातार भारत और चीन के बीच में लफड़ा पछड़ा चल रहा है। 2017 से तो डोकलाम चल रहा है, तो सवाल तो बनना ही है, यही है। इसी चीज का नक्शा बना के तो खान सर हिट हो गए। एक मैप बनाया डोकलाम पर, उन्होंने कुछ चर्चा किया, भारत के प्रधानमंत्री के डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको शेयर कर दिया, वो पूरे भारत में मशहूर हो गए। आगे 114 नंबर, कुछ योजनाएं हैं उनका कालक्रम है, ये भी ईयर बुक से लिया गया है। यहां पर फिर आया है इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक भारत की आर्थिक स्थिति से, ये भी एनसीईआरटी से आया है। भारत एक पहले भूखा नंगा देश, तो भारत एक अल्पविकसित, भारत एक मिश्रित, और अब भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तक मूव कर रही है। तो अगली बार जो सवाल बनेगा वो इसी से बनेगा। कीन्स जनक नहीं है, एडम स्मिथ, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आईआर वाले क्रम में भारत और पड़ोसी देशों में संधि, समझौते, आपसी वाद विवाद, चर्चित स्थान, जुड़ी घटनाएं। अब उसी तरह ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी हुआ, भारत चीन का विवाद, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव से जो विवाद चल रहे हैं। अभी मैंने वही बातें बताई हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन किस प्रकार के खुरपेच अडंगेबाजी कर रहा है। मेंस, पीटी और इंटरव्यू में सब ऐसे ही सवाल बनेंगे। एक इसके बाद देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही आर्थिक बढ़ती अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी है, किस कैटेगरी में है और अभी क्या चल रही है। तो अभी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित से पूंजीवादी जा रही है। एकदम कंसेप्चुअल सवाल है। 123 नंबर का सवाल देखें, 115 हो गया, 116 वह भी मुद्रा से जुड़ा हुआ है, ये भी एनसीईआरटी से है कि राष्ट्रीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा में आरबीआई की भूमिका। हाँ, अब विदेशी मुद्रा को लेकर के क्या, कैसे, किस तरह चीजें हो रही हैं, सेंट्रल बैंक इसको डिसाइड करता है और मार्केट फोर्सेस की उसमें भूमिका बहुत बड़ी होती है। आरबीआई जैसी संस्थाएं सिर्फ रेट को फिक्स करती हैं, मुद्रा की मांग और पूर्ति सब कुछ बाजार पे निर्भर करता है। पिछले साल खूब न्यूज आई थी कि भारत की मुद्रा कमजोर हो रही है, मुद्रा की वैल्यू गिर रही है। तो जब डॉलर मजबूत होगा तो मुद्रा कमजोर होगा, और जब रुपया मजबूत होगा तो डॉलर पर असर पड़ेगा। एक चीज और पूछना चाहता हूं, रुपया अगर दिन पर दिन मजबूत हो रहा है तो ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा है? मैं दर्जनों स्टूडेंट से पूछता हूं यही 2 लाइन। अच्छा एक बात बताइए, रुपया कमजोर होता है ये तो सब जानते हैं, बट रुपया अगर मजबूत होने लगे तो ये क्यों सही है? 2 लाइन बताइए। बच्चा इधर उधर झांकने लगता है। कुछ जो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो बता देते हैं, जिनका नहीं है बेचारे उलझ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना आपने इकोनॉमी पढ़ा है, एक लाइन बताइए, रुपया मजबूत होता है तो ये ठीक है या गलत? रुपया मजबूत होगा तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, और रुपया मजबूत होता है तो किस चीज पर क्या असर पड़ता है? इस बार का सवाल यही है। पिछली बार रुपया कमजोर था, सवाल पूछ दिया। आगे देखिए कुछ बैंकिंग से जुड़ी हुई सवालें हैं, कब बना, कैसे बना, क्या बना, तो ये तो रटा होना चाहिए, नॉर्मल सा सवाल है। राष्ट्रीयकरण हुआ 75 में, ये हुआ, और बैंकिंग शाखाओं का गोद लेना, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। आगे फूड सिक्योरिटी एक्ट सब जानते हैं, कब बना, कैसे बना, 2010 नहीं 2013 में इंप्लीमेंट हुआ है। 119 पर देखिए मानव विकास सूचकांक के ऊपर आया हुआ सवाल है। मानव विकास सूचकांक और सतत विकास सूचकांक, ये भी एनसीईआरटी से नॉर्मल सवाल है। फिर उसी तरह हाँ, खरीद बिक्री के बारे में आइए। अब भारत में पैसा भेजा गया है, इस साल की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है, अभी तक सबसे ज्यादा पैसा खाड़ी देशों से आता था, अब खाड़ी देश पिछड़ गए हैं। सऊदी अरब का रेशियो घटा है, यूएई का रेशियो घटा है, और पैरेलल में अमेरिका और ब्रिटेन उभर के आए हैं।
तो पिछले 10 सालों में आरबीआई का नया आंकड़ा आया है, पिछले 10 सालों में अमेरिका से जो भारत पैसे भेजे जाते थे वो कितना बढ़ा है, ब्रिटेन का कितना बढ़ा है, सऊदी अरब का कितना घटा है, यूएई का कितना घटा है, और ये क्यों घटा है? विदेशों से जो पैसा आता था उसमें अब टॉप पर पहुंच गए हैं भारत के लोग, वही पूछा है। तो भारत टॉप पर है, $100 बिलियन भेजा है, इस बार भी वही रैंकिंग है। तो ये सवाल आएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर कौन है? अगला सवाल, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। ध्यान रखेंगे तभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, अप्रवासी लोग जो भारत पैसा भेजते हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी तक खाड़ी देश 1 नंबर पर थे और वो 1 नंबर से खसक के 3 नंबर पे थे। खाड़ी देशों में यूएई 1 नंबर पे था, खसक गया, सऊदी अरब भी खसक गया, अमेरिका और ब्रिटेन बढ़े हैं। तो कितने बढ़े हैं, कितना माल भेज रहे हैं, है ना मजेदार बात। इस साल के पीटी में 121 नंबर का सवाल, आधारभूत संरचना पर कौन कितना खर्च किया? अब ये नहीं है संभव कि इसको कोई सॉल्व करे। हाँ, ये संभव जरूर है कि जितने भी भारत के राज्य हैं और वो कर्ज ले रहे हैं, सबसे ज्यादा कर्ज किस राज्य ने लिया, सबसे ज्यादा जीडीपी के पैरेलल कर्ज किस राज्य पर है, और सबसे ज्यादा मात्रा पैसे को लेकर के कर्ज किस पर है, और उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है। कितना कर्जा होना चाहिए, कर्ज लेने का कुछ गाइडलाइन आरबीआई ने बनाया है। मेंस का उत्तर, कल्याणकारी योजनाएं जो लागू हो रही हैं उससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फ्रीबीज की नीतियां भारत की आर्थिक नीतियों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, या श्रीलंकाई संकट से क्या सबक हो सकता है। ये था इसका क्वेश्चन, सिंपल लिखना था। श्रीलंका ने कर्ज लेके घी पिया, कर्जा बढ़ता गया, आपातकाल लग गया, बवाल हो गई। भारत की चुनौती है, यहां भी कर्ज लेके घी पीने की आदत है, फ्री बीज की चीजें दी रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखिए तो 1 महीने तक आर्टिकल था, श्रीलंका से क्या सबक ले सकते हैं, इंडिया को क्यों सोचना चाहिए, आरबीआई के सर में दर्द क्यों होना चाहिए, हम श्रीलंका से कैसे सबक ले सकते हैं, फलाना ठिकाना, वही मेंस में आ गया। मुझे तो नहीं लगता है कि दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में इस टाइप के लेख आए हों, यही कारण है हिंदी वेल्ट का रिजल्ट एकदम कम है। पढ़ाई में समस्या नहीं है, पढ़ाई के लेवल और स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर, अब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कितना माल खर्चा किया ये तो नहीं, बट राज्यों का कर्ज, राज्यों की आर्थिक स्थिति पर पूरी रिपोर्ट आई है, इस बार के पीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 122 नंबर का सवाल मणिपुर के बारे में है। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपालों की भूमिका निरंतर विवादित होते जा रही है, और पिछले साल चर्चा में थे कि 56 इंच का सीना कहां है बंगाल में, 56 इंच का सीना कहां है मणिपुर में, 56 इंच का सीना तमिलनाडु में क्यों नहीं दिख रहा है, उसी से जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू में पहला सवाल था कि बंगाल की जो भी स्थिति थी उसमें राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हुआ, या बांग्लादेश से जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया, या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन में इतना देर काहे हुआ। इंटरव्यू के सारे सवाल थे, बैठे थे हम लोग बोर्ड में, पूछे, एक बच्चा नहीं था जो इस लेवल का उत्तर दे पाए। देखिए बीपीएससी में भी सवाल आया, उन कारणों की चर्चा करें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। अब इसका फैक्चुअल कैसे आता है वो यहां दिया हुआ है, अनुच्छेद 352, 356 और उसी से जुड़ा हुआ था। तो पिछले साल 352 नहीं 356 लगातार चर्चे में था। तो आपातकाल से सवाल आने थे, राष्ट्रपति शासन से सवाल आने थे, राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए न्यायिक निर्णय से सवाल पीटी में तो आने ही आने थे, सब तैयार करके बैठे थे, बट सवाल पूछा एकदम नॉर्मल। क्या करे, यूपी पीसीएस लेवल अपना उसी तरह रखा है। अब जब ये लेवल रखा तो पीसीएस वाले डोल गए, थोड़ा और लेवल उठाएगा तो मुझे तो लगता है पूरे इलाहाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर के दिल्ली के निकटवर्ती पीसीएस के रटन घुटन गिर जाएंगे, आगे भगवान जाने। आगे देखिए गवर्नेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, आईसीटी से पूछा है, तो भैया ई गवर्नेंस आ रहा है, लाल फीताशाही कम हो रही, कॉमन सेंस का सवाल। उसी तरह संघ लोक सेवा आयोग का सवाल, हाँ यहां भी इंटरव्यू में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सुधार करना हो तो कुछ सुझाव दीजिए, तैयार रहिए। खूब पूछते हैं, तो भैया इनके मिलते हैं, कुछ चीजें हैं। अब इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं,
हाँ, गवर्नेंस से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, अर्थ, तात्पर्य, आवश्यकता, महत्व, प्रमुख कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर कोई पहल हो रही है तो उसके बारे में। कहने का मतलब है ई गवर्नेंस से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में ये जानकारी रखें। आगे देखिए 123 कुछ अन्य और सवाल हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस है कर ही लेते हैं, आज इनको खत्म ही कर देते हैं, कहां तक खींचे। संवैधानिक प्रावधान, ये भी ट्रेडिशनल सवाल है, याद रखना पड़ेगा। वित्त आयोग, जितने भी कैग हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अलावा वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है, इन सब के बारे में जानिए, थोड़ा सा जानते भी होंगे इनके कामकाज। कुछ मामले हैं, मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, कहीं हो सकता है। ये चार है, एकदम एनसीईआरटी से आए हैं। और फिर यहां पर मैंने दे दिया, आप क्या सोचते हैं, क्या मूल अधिकार में संशोधन बिल्कुल होना चाहिए? समय के साथ अधिकार और कर्तव्य बदलते रहते हैं और जिस प्रकार की नई समस्याएं मिलती हैं, अमेंडमेंट तो स्वाभाविक है। जैसे इंटरनेट की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, लेकिन अगर इंटरनेट देश की सुरक्षा, सभ्यता, संस्कृति के लिए संकट का कारण बनता है तो अमेंडमेंट होना चाहिए। यही तो बोलना रहता है इंटरव्यू में, नहीं बोल पाते। मेंस में भी पूछते हैं क्या मूल अधिकार बाधित हो रही है, बच्चे भूल जाते हैं। तो रट्टा मारिए, लेकिन इन रट्टा मारने के अलावा फंडामेंटल राइट में जो अमेंडमेंट हो रहा है, थोड़ा उनकी गहराई से जानिए कि गोद लेने के अधिकार में, निजता के अधिकार में, डेटा सिक्योरिटी एक्ट में जो जो अमेंडमेंट हुआ है और जो भी जजमेंट आए हैं, इस बार पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले 1-2 लेक्चर में मैं आपको 9 ऐसे गवर्नमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट जिक्र करूंगा जो इस बार पीटी में आ सकते हैं। मर्जी आपकी, देखना हो देखिएगा, नहीं तो घटना चक्र के भरोसे रहिएगा। कुछ संविधान संशोधन से है, ये भी एनसीईआरटी, दल बदल, आरटी, ओबीसी, इसमें कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये भी है संघवाद। अब देखिए ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं, सहकारी, सौदेबाजी, अर्धसंघवाद और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कैसे आई हो रही, आजकल कौन सा दौर आ रहा है, मेंस का क्वेश्चन है। तो ये भी है, ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है। करंट सर्वे अगर पढ़ेंगे तो अक्सर दौर आता है कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के माध्यम से राज्यों को दबा रही है, राज्यों को बेबस कर रही है, राज्यों को लाचार कर रही है। तो अब संघवाद ब्लैकमेलर संघवाद के रूप में उभरा है, दमनात्मक संघवाद, एक नया शब्द मिल गया। लिखिए मेंस में, ये सब मेंस में आ चुके हैं। अब अगली बार पूछेगा कौन सी ऐसी राजनीतिक घटना है जो सहकारी, सौदेबाजी, अर्धसंघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उजागर करती है। कहने का मतलब है इन जो विद्वानों ने जो बातें कही हैं वो कैसे दिखाई दे रहा है। शब्द याद रखिएगा, ब्लैकमेलर संघवाद, दमनात्मक संघवाद, प्रहारात्मक संघवाद, कुछ नहीं है। सीबीआई और ईडी को लेकर के कमजोर करना, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको लेकर के राज्यों को दबाना, राज्यों के मामले में टांग अड़ाना। जैसे ईडी को लेकर तमिलनाडु के नगर निगम पर जब मोदी सरकार ने नकेल कर ली तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ईडी थमो थमो थमो। तो ये कौन सा संघवाद है? ये प्रहारात्मक संघवाद है, ये दमनात्मक संघवाद है, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है। आगे अगर पीटी में तो इनमें कौन सी घटना केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघवाद को दिखाती है? पीटी में भी आएगा और मेंस में भी है ना। मजेदार सवाल, कुछ दिख रहा है, दिख रहा हो तो अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि तैयार हैं लड़ने के लिए, नहीं तो पीटी तो निकल जाएगा, फिर मेंस में भी नहीं निकल पाएगा। हर घटना के प्रति नजरिया रखिए। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, न्याय पंचायत नहीं बोले हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला, बट सामाजिक न्याय में न्याय पंचायत का क्या रोल है आगे डिस्कस करेंगे। वही लोकपाल से पूछा है, लोकपाल में कौन शामिल है कौन नहीं है, 8 एक्टिव हैं, स्टेट का स्टेटस क्या है, आपसे पूछेंगे कि भाई लोकपाल क्यों एक्टिव नहीं हो रहा है, राज्यों की स्थिति क्या है, मेंस का प्रश्न है, यहीं से जुड़ा हुआ है। 131, अब ये बिपिन चंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, हिस्ट्री का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भाई बनी थी 1935 में बनी, नेहरू सुभाष नहीं गया, दर्जनों बार गया। कौन बनाया, कैसे बनाया, किस तरह बनाया गया, उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, 132 पर आई है। अब लईक अहमद की लंपटई, उत्तर प्रदेश में मुगल काल से कुछ सवाल आ जाते हैं जिनको सॉल्व करने में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कारण क्या है?
हरीशचंद्र वर्मा में कुछ और दिया है, सतीश चंद्र के एनसीईआरटी में कुछ और दिया है, लईक अहमद ने कुछ और दिया, और आपके उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में लईक अहमद ही है। तो आपकी मजबूरी हो जाती है इन घटनाओं को याद करना। अब अगली बार डेट भी आपसे मिलान करने को पूछेंगे तो कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल आ रहे हैं जा रहे हैं, बिपिन चंद्र और एनसीईआरटी, इनका डेट भी और इनसे जुड़ी हुई घटनाएं भी यहां मैंने लिखा हुआ है। 124 से 30 तक संविधान और जुड़े प्रावधान, एक वर्ष में चर्चित प्रकरण, जो भी प्रावधान, अनुच्छेद, संस्थाएं, न्यायिक टिप्पणियां, एक्ट, अधिनियम, संसद कार्यपालिका में चर्चित प्रावधान है, उनको याद रखें। अब इस साल के कुछ मामलों में वक्फ कानून, पूजा स्थल से जुड़ा विवाद, न्यायिक टिप्पणियां पीटी में इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीय इतिहास में वही मध्यकालीन संस्कृति, लईक अहमद की पुस्तक पढ़ना जरूरी है। घटनाक्रम, डेट, विजय, परोपकारिता के काम, सांस्कृतिक क्रियाकलापें और महान मुगलों की महान विरासत तो पूछे जाएंगे। मुगल काल के अलावा फिर वही कुछ घटनाएं हैं, नॉर्मल सी हैं, कुछ किताबें हैं, जैसे अब इनका याद रखिएगा, हिंदू पॉलिटी को जायसवाल जी लिखे हैं, इलाहाबाद में केपी जायसवाल इंटर कॉलेज है, उत्तर प्रदेश के सम्मानित व्यक्तियों में से हैं। इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की किताब का इनॉग्रेशन हुआ। इसी एल बासम रोमिला थापर के गुरु हैं, और कौसाम्बी साहब गणितज्ञ थे जिन्होंने भारत के इतिहास पर लिखा। क्या लिखा? अगली बार जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि इन लोगों ने किस विषय पर लिखा है। किताब और लेखक ये दर्जनों बार आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन किताबों में क्या लिखा है। एनसीईआरटी का पहला दूसरा पन्ना पढ़ेंगे ना, या केसी श्रीवास्तव की जो पहले दूसरे पन्ने पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर मार लीजिएगा कि बासम ने क्या लिखा, कोसाम्बी ने क्या लिखा, जायसवाल ने किन चीजों के ऊपर लिखा है। बस दो दो लाइन, उससे ज्यादा मैटर जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए नरम दल और गरम दल के बारे में नॉर्मल सा सवाल है। नरम दल के नेता, नरम दलीय राजनीति के चरण, नरम दल के राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक घटनाएं, यही आते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, बेक, मॉरिसन और ऑर्चवर्ड, इलाहाबाद में मेयोर कॉलेज है। उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो अलीगढ़ के विश्वविद्यालय को बिगाड़ने में 3 गवर्नर जनरल का बहुत बड़ा योगदान रहा। बेक, मॉरिसन और ऑर्चवर्ड, ये 3 गवर्नर जनरल थे, गवर्नर प्रदेश के, अलीगढ़ के चांसलर भी रहे और इलाहाबाद में सक्रिय रहे। अब ये तो मैं नहीं जानता था कि लाहौर में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, बट ढाका में रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं पता था, बट वो एएमयू के प्राचार्य थे और मेयोर कॉलेज के संस्थापक थे। तो ये 2 फैक्ट तो मिल जाता है, 2 नहीं मिलता है। तो अब आपकी मर्जी, कंफ्यूजन वाला सवाल है तो 2 तो ये सही है। अब ये 2 में है कि नहीं है भगवान जाने, ये कोई नहीं कर पाएगा। फिर कुछ विद्रोह जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 4-5 विद्रोह हैं, उनके बारे में जानकारी रखना है। ये घटनाएं, डेट मैंने दे दी है। बिल्लोर, नाना फडणवीस, बेलेजली, एंग्लो नेपाल युद्ध, सगौली की संधि हुई, नेपाल के कुछ इलाके अंग्रेजों ने हड़प लिए। बेलेजली जब वापस गया तो भारत राज्य से साम्राज्य बन चुका था। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो मराठों का अंतिम सरदार, इसी के बाद से एंग्लो मराठा संघर्ष का दौर शुरू हुआ और बिल्लोर विद्रोह भारत के सिपाही विद्रोह में एक पहला विद्रोह था। दर्जनों बार सवाल आ चुके हैं। एनसीईआरटी में जो कुछ भी बिपिन चंद्रा ने लिखा है उससे सवाल आएंगे। तो इसकी घटना के आगे, इस घटना के पीछे की चीजों को याद रखिएगा। आगे कुछ विद्रोह है। अब मीनाक्षी जैन, मक्खन लाल, सतीश चंद्र मित्तल, बीजेपी के कार्यकाल की पुरानी एनसीईआरटी में खूब सारे विद्रोह दिए हुए थे। उन्हीं में से ये विद्रोह आज भी उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। कारण उत्तर प्रदेश में मुरली मनोहर जोशी जी ने जाते जाते कुछ अच्छा काम भी कर दिया था। इनकी किताबों से सवाल आते हैं। कुछ जो पूछा था एक बार यूपीपीसीएस ने कि आसाम में 1857 के विद्रोह के नेता कौन है, तो मनीराम दत्त उस समय किसी किताब में नहीं था। मीनाक्षी जैन, मक्खन लाल, सतीश चंद्र मित्तल की किताबों में वो फैक्ट मिले। या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष दक्षिण भारत में कहां से मिले, मीनाक्षी जैन, मक्खन लाल, नाम याद रखिएगा। 2 लोग अभी भी जीवित हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, फ्रंट पे नहीं है। संबल के बारे में जो कुछ भी न्यूज आपने देखी है वो मीनाक्षी जैन जी की है। एनीवे 138 नंबर। आगे 139 कुछ दिवस वस हैं। अब ये याद कैसे करेंगे,
मैंने पहले बताया था, अखबारों में देखते रहिए, याद हो रहा है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे देखिए, कुछ पुरस्कार है। पुरस्कार में भी अखबारों में जो भी आता है, पुरस्कारों के बारे में बच्चन साहब को मिला, एक तो याद था आर्यभट्ट मिला। अब कोई भी पुरस्कार मिलता है तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा मैंने आधुनिक भारत से आपको चीजें नहीं बताई हैं, बता देता हूं। अभी जो मैंने सवाल बताया था ना आधुनिक भारत से, उसका आधुनिक भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, विद्रोह, विरोध, नेतृत्व, जितने भी सामाजिक सुधार, संगठन, नेतृत्व, विचारधारा, राष्ट्रवाद और आंदोलन। अब देखिए, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी, वामपंथी, सांप्रदायिक, कृषक, दलित, द्रविड़, इनकी जितनी भी आंदोलन गतिविधियां होती है, मेंस में भी यहीं से सवाल बनते हैं, पीटी में भी। अब घटनाओं का क्रम, घटनाओं से जुड़े व्यक्तित्व, संवैधानिक प्रोविजन, पुस्तक, अखबार, पत्रिका, नारे, संबंधित स्मृति, ये सब चीजें आती हैं। अब स्रोत के रूप में आप क्या पढ़ेंगे, तो वही बीडी महाजन, रामलखन शुक्ल, सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, नई एनसीईआरटी। अब इनको दरकिनार करिए, बट इनसे सवाल आते हैं और मजबूरी है। हिस्ट्री के फील्ड में फैक्ट की भरमार पहले पढ़ी जाती थी, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। अब नए ट्रेंड के अनुसार आपको कंसेप्चुअल चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आपके स्रोत क्या होने चाहिए, देखिए, आपके स्रोत वही बिपिन चंद्र एनसीईआरटी, वही यशपाल ग्रोवर मॉडर्न इंडिया, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स में आईएएस के प्रश्न पत्र। अब चाहे आप लोढ़ा की किताब पढ़ लीजिए, पियर्सन पढ़ लीजिए, मैग्रा हेस पढ़ लीजिए, आईएएस में इन तीन में से कोई भी एक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में हिस्ट्री के पेपर को ध्यान से लगाइए। पुराने वाले फैक्ट के चक्कर में मत पड़िए। आज जो बाजार में जितने फैक्ट आप देख रहे हैं, यही 4-5 किताबों से उठा उठा के डाल रहे हैं, चाहे किरण कंपटीशन हो या कोई और हो, वगैरह वगैरह। तो अब इनको छोड़िए और सिर्फ वही बिपिन चंद्र और वही ग्रोवर जो आज 20 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर पीवाईक्यू के सवाल को लगाइए। इतिहास के एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। आगे फिर वापस आते हैं, यही पुरस्कार, वही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कौन से कमी से कौन सी रोग होती है। अब बेरी बेरी रोग से कौन सा प्रभावित होता है, अंधापन में, या ये कहिए विटामिन ए से ह्यूमन बॉडी कौन सा होती है, विटामिन सी से स्किन होती है, विटामिन डी से हड्डी होती है। कहने का मतलब है अभी तक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, उनकी कमी से होने वाले रोग। थोड़ा एक स्टेप और आगे, ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है। और डब्ल्यूएचओ के घोषणा पत्र में कहीं भी कुछ भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है तो वो चर्चा आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, हृदय, तंत्रिका, रतौंधी, हड्डी कमजोर, स्कून, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में अगर कुछ भी आता है तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में है, तो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक को लेके कोई स्पष्ट वर्जन नहीं दिया गया है। काउंटिंग कैसी होगी, क्या होगी, और चीजें दी गई हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इंडियन एक्सप्रेस में निकला था माइनॉरिटीज को लेके, इंडियन एक्सप्रेस में यह भी निकला कि माइनॉरिटी का कैलकुलेशन किस बेस पर होगा, उसके लिए कमेटी बनाई जाए, वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह संविधान की संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इसमें भी लेके लगातार संसद में भी चर्चा हुई। नॉर्मल सा सवाल है, फातिमा बीबी ऊपर चली गई, उनसे जुड़ा हुआ है, केरल की नहीं, तमिलनाडु की राज्यपाल थी फातिमा बीबी। इनकी जैसे हजारों थे, लेकिन भारत में इनकी वाहवाही खूब होती है। चलिए, मरी तो खूब आया, 5 दिन अखबारों में आया, सब रट्टा मारा हुआ था। उसी तरह ट्रिप्स और ट्रिम्स है, ये भी करंट न्यूज है। भारत ने ट्रिप्स और ट्रिम्स को लेके पॉलिसी, डिटेल थोड़ी सी इसमें चाहिए, ये भी नॉर्मल सा सवाल है। ट्रिप्स और ट्रिम्स के लेके दोहा विकास एजेंडे को लेकर के है। कौन सा संविधान, पंचायती राज, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, फिर आया किताब और किताब के लेखक, तो कुछ जैसे केएस लाल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने लोगों को ठोका, मारा, काटा, वो लिखा है। उसी तरह शर्मा जी ने राजपूताना में राजपूतों के शौर्यों के बारे में लिखा है, और गोपाल साहब व्यापार के बारे में लिखे हैं। 4 लाइन आपको जानना है। अब पुस्तकों में क्या लिखा है, थोड़ा सा ये भी जानिए। ये भी एनसीईआरटी के पहले पेज पर सतीश चंद्रा में दिया है। लाल ने क्या लिखा, हबीब निजामी ने क्या लिखा। आगे देखिए, वही वीर कुंवर सिंह, नॉर्मल सा सवाल। फिर कौन लोग कब आए, चीनी यात्री। अब यहां पर देखिए, वाहयान आया, किताब लिखा फो यू की। हुएनसांग आया, किताब लिखा
CU की, इत्सिंग आया उसने किताब लिखी EU की। इसके अलावा अल्बर्नी आया, तहकीक उल हिंद। ये किताब कब लिखे गए, इन किताबों में भारत के बारे में क्या लिखा है, समकालीन कौन से ऐतिहासिक राजा थे, जैसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कार्यकाल में आए, बट कुछ नहीं मिलता है कौन राजा था। हुएनसांग ने जरूर हर्षवर्धन पर लिखा है, उसी तरह इत्सिंग ने लिखा है, उसी तरह चाओ जू कुआं ने लिखा है, उसी तरह अल्बर्नी ने भी लिखा है। तो 2 लाइन थोड़ा डीपली स्टडी की क्या लिखा है। आगे 150 नंबर का सवाल, बलबन ने चीजों को सुदृढ़ किया वगैरह वगैरह। कारण क्यों पूछा ना, यही लईक अहमद की लंपटई है। लईक अहमद ने एक किताब में राजत्व सिद्धांत पर ये खूब बातें लिखी है। उसी तरह सतीश चंद्र में भी लिखा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति थे राधे श्याम जी, स्वर्गवास हो चुका है। लईक अहमद के आने के पहले जो भी मेडिएवल इंडिया के सवाल होते थे वो राधे श्याम जी की किताब से ही आते थे। अब चूंकि मैं वहीं का प्रोडक्ट हूं तो बड़ी डीपली जानता हूं। किस्सा खत्म, 150 हो गया। मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टॉपिक वही है, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, वही नहीं, बस IAS के थोड़े प्रश्न पत्र को अच्छे से लगाना है। इसके अलावा थोड़ा और है, अखबारों में जनसत्ता हिंदी में पढ़ना है तो जनसत्ता, जागरण और अमर उजाला यूपी PCS के लिए। अंग्रेजी में पढ़ना है तो यहां पर लिखा है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ एडिशन हिंदुस्तान टाइम्स और पायोनियर आता है लखनऊ का। ये भी है, चूंकि हमें पढ़ाना होता है तो मेरी मजबूरी है पढ़ना। अब ऑनलाइन पोर्टल में बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट के समर्थक हैं, गवर्नमेंट के विरोधी हैं, कुछ मैगजीन्स भी हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप ना पढ़ें, हम लोगों को पढ़ना है। इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, डाउन टू अर्थ, क्रॉनिकल जैसी एक मैगजीन अभी भी टेबल पर पड़ी ही होगी। सरकार के बारे में न्यूज चाहिए तो पांचजन और ऑफ इंडिया पढ़िए, विरोधी न्यूज चाहिए तो वायर सहयोग, या ये मेंस के लेवल की चीजें हैं। न्यूज एनालिसिस देखनी हो तो हम ये देख लेते हैं, 2 पक्ष में एक विपक्ष में। और न्यूज चैनल देखना है तो कम से कम आज तक और इंडिया टीवी तो ना देखिए, टाइम्स नाउ देख सकते हैं, संसद टीवी और डिबेट जरूर देख सकते हैं। एक चीज और, NCERT में क्या पढ़ें तो ओल्ड न्यू यहां दिया हुआ है, ये तीनों पढ़ने हैं। संविधान राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए माजिद हुसैन, विज्ञान मैंने छोड़ दिया। अर्थव्यवस्था के लिए संजीव वर्मा, उत्तर प्रदेश के लिए राकेश शाश्वत और करंट के लिए ये। कहने का मतलब है कि इतनी सारी चीजों में जो मैंने ये थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें लगभग आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग है। उसी तरह ये जो क्वेश्चन पेपर में हमने जो अभी तक आपसे डिस्कस किया, ये दिख रहा होगा, मैंने स्केच से यही लिख दिया। तो जितने भी सवाल आए हैं पूरी एनालिसिस की है। इसमें एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए या हो रहा होगा कि मैक्सिमम सवाल चलते फिरते गवर्नमेंट एक्टिविटी से आए हैं। अगर आप साल भर के अखबारों पर अपना ध्यान रखते हैं तो 90% सवाल को आप पकड़ सकते हैं। मेंस में तो 100% हो जाएगा, प्री में भी 80 to 90% सवाल आपके पकड़ में आ जाए। तो ये दोनों चीजें लिंक में हम डाल देंगे या अगले वीडियो के लिंक में डाल देंगे ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकालें और इसी तरह का होमवर्क करें। आपके पास पेपर होना चाहिए इसी तरह आयोग का पेपर, और उस पर आप होमवर्क करिए। होमवर्क का मतलब कैसे सवाल आए कैसे आए। इस पेपर पर होमवर्क करने के पीछे मेन एम्बिशन यही है कि यही पेपर आपको आयोग के द्वारा दिया जाएगा। अगर आपने इस पे होमवर्क किया है तो वहां भी होमवर्क करेंगे तो 3-4 प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ये एनालिसिस आपके सामने है, लगभग मैंने 25 पेज में एनालिसिस किया है और इसको लिखने में 5 घंटे लगे हैं। तो ये भी मैं डाल दूंगा। अब इसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है या लगता है कि इससे बेहतर कोई एनालिसिस किया हो तो मर्जी आपकी है। दर्जनों वीडियो हैं, उठा करके देख लीजिए कि क्या इतनी डीपली एनालिसिस किसी ने की है। मेंस में आप देख चुके हैं और 1-2 दिन रुक जाइए, पूरे 1 साल का पीटी का कवरेज मैं लेकर के आ रहा हूं। तब आप डिसाइड करिएगा कि हमसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना, मर्जी आपकी। ओके, थैंक यू।